मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग द सेल द लाइफ ऑफ यूनिट के लास्ट लेक्चर में पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे और उसका सारा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में पहले भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाया गया। प्रोकैरियोट सेल में, यूकैरियोट सेल में दो अलग अलग टाइप का आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था। दोनों अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस को पढ़ा गया। कहीं पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था, कहीं पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं था। जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था उसको हम लोग यूकैरियोट बोल रहे थे, और जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं था न्यूक्लियस में उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोल रहे थे। अब हम लोग स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस को जो है ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक इसका दूसरा नाम दे दे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्रेन है सेल का। ये जो है ना सेल का ब्रेन इसलिए बोला गया क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना पूरे सेल को अपने इस पर नचाता है, मतलब अपने ही आदेशों पर उस सारे सेलों के अंदर जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी फंक्शंस होती है, ये सारा क्रिया न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। कितने ऑर्गेनल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो आधा ही काम कर पाता है, मतलब आधा काम कर पाता है और आधा काम नहीं कर पाता है खुद से, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियस का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना ब्रेन ऑफ सेल है। सेल का क्या है, वो एक तरह से दिमाग है। एक तरह से क्या होना चाहिए, दिमाग। जैसे इंसान में दिमाग की जितनी महत्ता है उतना ही सेल में न्यूक्लियस की महत्ता है। दिमाग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सेम उसी तरह से सेल जो है ना वो न्यूक्लियस के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो सेल का अगर दूसरा नाम बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। इससे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा गया, मतलब न्यूक्लियस की खोज हुई वहीं से। जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अधिकतर आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा, उसमें कम से कम एक न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, या फिर इतना अजीब है कि किसी में न्यूक्लियस देखने को मिलता ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियस उसमें से गायब होता है। क्या बात है। अभी हम लोग देख रहे थे कि इंसान में अगर दिमाग हटा दिया जाए तो इंसान का बॉडी जिंदा नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि कोई सेल में न्यूक्लियस नहीं है फिर भी वो जिंदा है, मतलब फिर भी वो फंक्शन कर रहा है। तो वो कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए कुछ अलग रूल्स होगा, कुछ अलग से ऑर्गेनल्स होगा, कुछ अलग से ऑर्गेनिजम्स होगा जिसमें वो सर्वाइव कर जाता होगा। तो कौन कौन सा चीज़ है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि लगभग अगर बोला जाए तो हर एक सेल में आपको एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही होगा। उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ, मतलब नहीं होने के बराबर, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन में गिनती करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि सीव ट्यूब सेल, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि ट्रैकिड एंड वेसल्स, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं, एक न्यूक्लियस भी नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस की बजाय दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये गजब है, मतलब पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस ना होकर दो न्यूक्लियस है, और मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस है ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर बोलना हो कि अगर किसी सेल में कितना सेल प्रेजेंट है, तो इस सब डेटा को हम लोग माइंड में नहीं रखेंगे। जब तक इस पर पूछा नहीं जाए तब तक हम जवाब नहीं देंगे। अगर पूछा जाए कि सेल में कितना, जनरली पूछ ले कि सेल में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे कि एक सेल कम से कम प्रेजेंट होना ही चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए। ये जो न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियर इन्वेलप से बना होता है, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसके ऊपर। हम लोग अभी तक ऑर्गेनल्स जितना भी पढ़ रहे थे पीछे, उसमें लगभग सारे ऑर्गेनल्स में पढ़ रहे थे कि उसमें एक न्यूक्लियर इन्वेलप है, मतलब एक इन्वेलप देखने को मिल रहा है, एक लेयर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 न्यूक्लियर देखने को मिलता है। एक न्यूक्लियर तो है, उसके ऊपर भी एक न्यूक्लियर है। क्या दो अलग अलग न्यूक्लियर का दो अलग अलग नाम होता होगा? नाम अलग अलग होता है लेकिन दोनों का काम लगभग सेम है। अब जैसे कि हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर सेल वॉल होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है मल्टी परमिएबल। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि वहाँ पे फंक्शन के आधार पे दोनों ही एनवलप को बंटवारा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 2 न्यूक्लियर एनवलप, दोनों का काम एक है। जो बाहर वाला इन्वेलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इन्वेलप, या आपको न्यूक्लियस का एक तरह से
डायग्राम है जिसको आप लोगों को इस डायग्राम में जो भी चीज़ है आपको याद रखना पड़ेगा। तो बाहर वाले इन्वेलप को हम लोग बोलते हैं आउटर इन्वेलप, अंदर वाला जो लेयर है, अंदर वाला जो परत दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इनर इन्वेलप। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जो यूकैरियोट वाला जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे, तो उसमें ऐसा ही करके इन्वेलप सेल के अंदर बनाया गया था, और उसमें हम लोग बताए भी थे कि इसमें जो छोटा छोटा जगह छेद जो छोड़ दिया गया वो क्यों छोड़ा गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो भी चीज़ होगा वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, और न्यूक्लियस में जो भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो साइटोप्लाज्म में जा सकता है। मतलब एक तरह से ये रास्ता है। तो इस इन्वेलप का कोई काम नहीं है। इन्वेलप का क्या काम हुआ कि ज़्यादातर चीज़ों से सुरक्षा प्रोवाइड कराना, किसको, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ होगा। तो एक होता है आउटर इन्वेलप, एक होता है इनर इन्वेलप। आउटर इन्वेलप और इनर इन्वेलप के बीच में कुछ जगह छूट गया जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना बोलते हैं हम लोग, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये कितना हो सकता है, तो 10 से 15 नैनोमीटर तक का डिस्टेंस हो सकता है आउटर इन्वेलप और इनर इन्वेलप के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ना कुछ आपको एक रस्सी टाइप का, धागा टाइप का दिख रहा होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। अब इस क्रोमेटिन में क्या होता है देख रहे होगा आप लोग, एक पतला सा धागा टाइप का दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन किस किस चीज़ों से मिलकर बना, तो ये होता है डीएनए से, आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इतने चीज़ों से मिलकर बनता है कि अपने पास क्रोमेटिन, जिसको हम लोग डीएनए बोल रहे होते हैं मेजरली, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोल रहे होते हैं मेजरली। लेकिन अभी बोलोगे आप लोग कि वहाँ पे जो हम लोग यूकैरियोट सेल में जो न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो उसमें क्रोमोसोम का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया था, एक ऊपर एक नीचे करके, यहाँ पर क्यों नहीं है? तो वो वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा क्रोमोसोम का, वो स्ट्रक्चर तब दिखेगा जब सेल का डिवाइड हो, जब सेल डिवीजन की तरफ अपना कदम बढ़ाती है, तब जाके वैसा क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उससे पहले क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होगा। अब आपको आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अब अभी आप घर पे हैं, तो घर पे होंगे तो कैसे होंगे कि आप फॉर्मल रूप में होंगे या इनफॉर्मल होंगे। तो आप इनफॉर्मल होंगे मतलब कि आपने रिलैक्सेशंस के अनुसार अपना वस्त्र धारण कर रखे होंगे, उसी स्टाइल में अपने घर पे होंगे। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला कि आज पार्टी है, घर से बाहर जाना है, लोगों के बीच में जाना, तो आप क्या करोगे, फॉर्मल रूप अपनाओगे, मतलब अच्छा अच्छा शर्ट, अच्छा अच्छा पैंट, बाल में कंघी, सब करके जाओगे बाहर। तो वहीं पर होता है जब न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, जब सेल का डिवीजन होने लगता है, तब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको मालूम चल जाता है कि अब दूसरे डीएनए में, दूसरे न्यूक्लियस में जाना है, तो अच्छे से सजना पड़ेगा, तब जाके उस तरह का क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम या फिर डीएनए देखने को मिलता है वो एक इनफॉर्मल रूप में देखने के लिए मिलता है, बस ऐसे ही धागा के रूप में। तो डीएनए होता है क्रोमेटिन जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, ये डीएनए का, आरएनए और हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इतना सब चीज़ों का देखने के लिए मिल रहा है। ये जो धब्बा टाइप का दिख रहा है ना, इस ब्लैक वाले को अगर हम हिस्टोन प्रोटीन लेकर चलते हैं, तो ब्लू वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, कि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि डॉट 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 टाइप का ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन का लेयर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस को क्या काम है, न्यूक्लियोलस का इसके अंदर क्या काम है, तो न्यूक्लियोलस बना रहा होता है आरएनए, मतलब इसमें ज़्यादातर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ आरएनए। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री ऑफ आरएनए, तो न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो होता है ना, एक तरह का मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है, और ये जब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है तो इसका जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो सब सीधे कनेक्ट होंगे किससे, तो इसके अंदर के मटेरियल से। और इसके अंदर जो जगह खाली है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर जो खाली स्थान प्रेजेंट था उसको हम लोग बोल रहे थे साइटोप्लाज्म, उसी तरह से सेम टू सेम न्यूक्लियस में जो भी खाली जगह प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो सीधा कनेक्शन में होगा किसके, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के। ठीक है, इतना सारा चीज़ हम लोगों को अभी समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्रोमेटिन इतना छोटा होता है कि हम उसको ऐसे सूक्ष्मदर्शी से, हाई रेजोल्यूशन वाले भी सूक्ष्मदर्शी से आसानी से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उस क्रोमेटिन के ऊपर हम लोग कुछ कलर का डाई छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है कि ना बाकी सब चीज़ नहीं दिखता है, सिर्फ वहाँ पे क्रोमेटिन दिख रहा होता है, सिर्फ डीएनए का पार्टिकल दिख रहा होता है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी स्टेन मतलब धब्बा डालकर बाय बेसिक डाइस टर्म कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। अच्छा, ये जो क्रोमेटीन का जो टर्म है, नाम है क्रोमेटीन, क्रोमा, इसका नाम जो टर्म दिया, ये जो टर्म दिया दुनिया के सामने, वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन नाम का यूज सबसे पहले किया था न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटर इनवलप, इनर इनवलप, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, सब चीज़ों के बारे में देखे और किस तरह से न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म के कनेक्शन में होता है, उस सब चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब आगे जब पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, तब देखेंगे कि ये जो क्रोमेटीन होता है किस तरह से क्रोमोसोम का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर अपने आप में ढालता है और कैसे वो डिवाइड होता है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि जो क्रोमेटीन होता है वो एक धागे के रूप में होता है अंदर प्रेजेंट, और उसी को हम लोग क्रोमेटीन बोलते हैं। उसमें प्रेजेंट होगा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इतना सब चीज़ अगर मालूम है तो न्यूक्लियस अपना सही है। ये एक्सेप्शन आप याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, पूछ लेता है कि मैच्योर्ड मेम्ब्रेन आरबीसी में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, 0 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि पैरामीशियम में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स का क्या इन्फॉर्मेशन है। न्यूक्लियस में देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटीन था उसके बारे में कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्रोमेटीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था, थोड़ा सा लहराता हुआ स्ट्रक्चर, थोड़ा एक दूसरे से मिलता हुआ। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको धागा देखने को के लिए मिल रहा है उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, और एक ब्लू कलर का भी आपको धागा देखने के लिए मिल रहा होगा, छोटा सा धागा, उसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। और इस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि इस दोनों में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हो गया। कुछ आपको डॉट ब्लैक कलर का, कुछ आपको डॉट ब्लू कलर का देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस ब्लैक कलर के डॉट को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन एक नाम दे देते हैं कि प्रोटीन है, और वो भी कैसा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। इसमें ब्लू कलर का जो आपको डॉट देखने के लिए मिल रहा है उसको हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इस तरह से बनता है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा आपका किसका, तो क्रोमेटीन का। अब आप देखो तो जितने भी ह्यूमन बॉडी है, जितना भी ह्यूमन का सेल है, जायगोट सेल, जो सेल है एक तरह का जायगोट सेल कब बनता है, जब फादर का स्पर्म और मदर का ओवम से मिलकर जायगोट सेल बनता है। तो जायगोट सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसका लगभग जो लेंथ होगा वो 2.2 मीटर होगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते तो उसमें आपको सिर्फ 2 मीटर दिया होगा, लेकिन अगर हम लोग सही डायरेक्शन में जाए और सही इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे होता है 2.2 मीटर का क्रोमेटीन का पूरा लेंथ, ठीक है। तो क्रोमेटीन अभी क्या किस फेज में था, ये तो किस फेज में आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा, इंटरफेज न्यूक्लियस है। इंटरफेज न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि जब सेल का डिवाइड नहीं होता, सेल एक स्टेट मतलब अवस्था में होता है, रुका हुआ अवस्था में, तो उसमें ऐसा ही आपको क्रोमेटीन, ऐसा ही न्यूक्लिक एसिड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा होगा। तो सेल इज नॉट डिवाइडिंग वाले अवस्था में आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग होता है तब कैसा दिखता है आपको क्रोमेटीन कैसा दिखता है, तो क्रोमेटीन हो जाता है पैक्ड, क्योंकि अब इसको क्या करना है, पार्टी में जाना है। पार्टी में जाने का मतलब कि दूसरे लोगों के पास जाना है, दूसरे घर में जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा से सजाना पड़ेगा, अपने आप को पैक्ट करना पड़ेगा सही से, ताकि सही से लोग इसको देखें। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सेल, जब क्रोमेटीन सेल डिवाइडिंग स्टेट में जाता है, सेल डिवाइडिंग वाले अवस्था में जाती है, तो क्रोमेटीन अपने आप को अच्छे से पैक कर लेता है। यहाँ पे क्रोमेटीन अपने आप को पैक कर लिया और पैक करके बनाता है क्रोमोसोम्स, और वहीं पे क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये तो क्रोमेटीन का थोड़ा मोड़ा चीज़ था कि क्रोमेटीन कैसा दिखेगा जब वो इंटरफेज अवस्था में होगा, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। क्रोमेटीन कैसा दिखेगा जब सेल डिवाइड करने लगेगा और क्रोमोसोम्स किस स्टेट में बनता है। तो क्रोमोसोम्स लगभग इसी स्टेट में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे क्रोमेटिड के बारे में। क्रोमेटिड कब अपने आप को एक क्रोमोसोम्स बनाने लगता है, जब सेल डिवीजन की तरफ आप मूव करता है, तब क्रोमेटिड एक अच्छे तरह से पैक्ट होता है, और पैक्ट होने के बाद क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रोमोसोम्स में एक होता है सेंट्रोमियर बीच में, उस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ कुछ प्रोटीन का लेयर लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन टाइप का एक डिस्क लगा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनियस डिस्क। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीनियस डिस्क बोलते हैं, जो सराउंडिंग सेंट्रोमियर लगा होता है। इसको हम लोग क्नाइटोकोर भी बोलते हैं। ये जो प्रोटीन का डिस्क लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, क्नाइटोकोर।
और ये कब ये स्पाइंडल फाइबर बाइंड से है जब सेल डिवीजन की तरफ मूव करता है। स्पाइंडल फाइबर नाम देखकर डर नहीं जाना है, ईजी है, क्योंकि अगले चैप्टर में स्पाइंडल फाइबर हजारों बार यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर जो है ना यहीं पे बाइंड करेगा, यहीं पे जुड़ेगा। जब सेल डिवीजन की तरफ मूव करता है तब क्रोमोसोम्स का भी बंटवारा होता है। जब क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है तो स्पाइंडल फाइबर यहाँ पे ऐसे लेकर क्रोमोसोम्स को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और दोनों सेल में, दो डॉटर सेल में लेकर चला जाता है। तो स्पाइंडल फाइबर यहीं पर लाई करेगा, बाइंड करेगा। इस वाले जो यहाँ पर एक तरह का आपको धागा टाइप का देखने को लिए मिल रहा है, इसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। ये पहला क्रोमेटिड है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्रोमेटिड। ये दूसरा क्रोमेटिड है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों ही क्रोमेटिड इसी क्रोमोसोम का है, इसी क्रोमोसोम में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि दो बहनें एक ही घर की। तो और पहली तो फर्स्ट क्रोमेटिड, दूसरी है तो सेकेंड क्रोमेटिड, लेकिन ये दोनों क्रोमेटिड जो है वो इसी क्रोमोसोम्स का है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इस दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी था सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि क्रोमोसोम से आपको कुछ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि अगर कोई आदमी चल रहा है और एक गड्ढे में गिर गया, फिर उठा, फिर ऊपर गया, गड्ढे से निकला, फिर चला, फिर गड्ढे में गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे कि रास्ते में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन था, मतलब रुकावट था। तो सेम उसी तरह से क्रोमोसोम्स में भी कुछ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो यहाँ से कोई आदमी चला और इस गड्ढे में जाके गिर गया, फिर ऊपर चला, आगे मान लो कोई गड्ढा होगा, फिर गिर जाएगा, फिर आगे चल के फिर कहीं गड्ढा होगा तो गिर जाएगा। तो इसमें जो होता है ना क्रोमोसोम में, जैसे यहाँ पे एक गड्ढा देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, मतलब प्राथमिक कंस्ट्रक्शन है। पहला कंस्ट्रक्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा जहाँ पे क्नाइटोकोर होता है। अब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसमें दो आपको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि ये वाला क्रोमोसोम्स, इसमें भी सेम है हूबहू, लेकिन इसके ऊपर कुछ अलग चीज देखने के लिए मिल रहा है। तो मान लो कि यहाँ से कोई आदमी चला और इस गड्ढे में जाके गिरा, फिर चला, फिर इस गड्ढे में जाके गिरेगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सेकेंड कंस्ट्रक्शन हम लोग बोल रहे होंगे। उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ गोल गोल टाइप का चीज देखने के लिए मिल रहा है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट रीजन। क्या बोलते हैं हम लोग, सैटेलाइट रीजन। अब एक चीज याद रखना है कि हर क्रोमोसोम में आपको लगभग अधिकतर क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा, एक ही कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता होगा। कुछ क्रोमोसोम्स होता है जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही रेयर केस में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। ये तब जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रेयर केस में देखने को मिलता है, इसका मतलब सैटेलाइट रीजन भी रेयर केस में देखने को मिलता होगा। सही बात है, तो वही चीज बोला गया, नॉट एवरी क्रोमोसोम्स हैव सैटेलाइट रीजन। हर क्रोमोसोम्स के पास सैटेलाइट रीजन होता नहीं है और जरूरी भी नहीं है। आपको मेजोरिटी जो क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसका मतलब उसमें सैटेलाइट रीजन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हर क्रोमोसोम में आपको सैटेलाइट रीजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिस क्रोमोसोम में आपको सैटेलाइट रीजन देखने को मिलता है उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम कहते हैं। उसका नाम बदल जाता है, क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, वो सैट क्रोमोसोम हो जाता है, कुछ अलग, क्योंकि उसमें कुछ अलग देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम में जितना भी था डेटा वो सब चीज हम लोग आपको बता चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन टाइप की, क्या क्रोमोसोम में क्या क्या चीज देखने को मिलता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसके बीच में एक मोटा सा धब्बा टाइप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि ये सेंटर पर उपस्थित है, दोनों ही ऊपर और नीचे वाले इसके क्या बोलते हैं वो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन का एक डिस्क लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनियस डिस्क बोल रहे होते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर के बगल में लगा होता है। इसको हम लोग क्नाइटोकोर भी बोल रहे होते हैं। इसी क्नाइटोकोर पर बाइंड करेगा स्पाइंडल फाइबर, ताकि क्रोमोसोम्स का बंटवारा दो डॉटर सेल में अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पे कुछ आपको जो दो तरह का धागा देखने को मिल रहा है ब्लैक वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। ये पहला क्रोमेटिड है इसलिए फर्स्ट क्रोमेटिड, ये दूसरा है इसलिए हम लोग इसको सेकेंड क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों ही क्रोमेटिड इसी क्रोमोसोम का है, इसलिए दोनों को मिलाकर बोलते हैं कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। कैसा क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, और यहाँ पर एक गड्ढा देखने को मिल रहा है, एक तरह का कंस्ट्रक्शन, एक तरह का रुकावट, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेम उसी तरह से कहीं कहीं पर आपको प्राइमरी की जगह सेकेंडरी भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सब कुछ सेम है,
यहाँ पे सेंट्रोमियर है, किनाइटोकोर है, मतलब प्रोटीनियस डिस्क भी लगा हुआ है। इसमें एक क्रोमेटिड होगा, दूसरा क्रोमेटिड होगा जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। एक आपको यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिला, लेकिन आगे आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक सैटेलाइट रीजन भी देखने को मिलता है, गोल टाइप का कोई रीजन है। ये सैटेलाइट रीजन हर सेल में, हर क्रोमोसोम में भी देखने को नहीं मिलता है। जिस क्रोमोसोम में आपको सैटेलाइट रीजन देखने के लिए मिल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैट रीजन। इस टॉपिक के बाद आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर का पूरे अच्छी तरह से द इंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसके आगे हम लोग सेल डिवीजन नाम के चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो पूरा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को इस बोर्ड पर लिखा गया था और उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया था। अगर आप लोग सही से पढ़े तो आपको पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, जो भी चीज़ बताया गया है इसका यूज़ हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। पीछे भी जो भी टॉपिक बताया गया होगा उसका भी यूज़ हम लोग अगले चैप्टर में कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस आज का क्लास था, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन था उस सारे इंफॉर्मेशन का यूज़ हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन नाम के चैप्टर में कर रहे होंगे, जो कि अगला चैप्टर है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।